Okay, so very good evening to all of you. वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग क्लासेस। सो आज हम एक नया सब्जेक्ट बोलिए या नया टॉपिक बोलिए, नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना, दैट इज़ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है चीज़ें सीखने वाली। नेक्स्ट 3 to 4 days वी विल डील विद दिस टॉपिक और सीखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ से, राइट। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूँ एक लेमन लैंग्वेज में कि व्हाट इज़ एस्टिमेशन, होता क्या है, एस्टिमेट करना किसे बोलते हैं, एस्टिमेट करना हम किसे कहते हैं, एस्टिमेट करना किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? एस्टिमेट करना क्या हुआ? व्हाट इज एस्टिमेशन? एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते, काउंट कर सकते हो वेरियस चीज़ों को, जिसमें आप हिसाब किताब देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। आप एक एस्टिमेट वर्ड जो है ना, वो लाइफ में हर जगह यूज़ होता है, हर जगह बार बार रिपीटिवली यूज़ होता है। जैसे आपने कोई क्लासेस की बात की, तो आपने मेरे से पूछा सर आइडिया दीजिए कब तक ख़त्म होगा, मैंने कहा 6 दिन, एक रफ आइडिया। आपने कोई भी प्रोजेक्ट की बात की, आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा यार एक आइडिया दो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, वो कहेगा रफली 20 दिन 25 दिन। एस्टिमेट उसके साथ डील करता है, वहाँ से हम कॉस्टिंग्स भी निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन, व्हाट इज एस्टिमेशन। ठीक है, इट इज़ technique, it is technique of calculating, it is technique of calculating, computing the various quantities expenditures क्वांटिटीज के बाद लिखते हैं ऐसे, क्वांटिटीज एंड द एक्सपेक्टेड expenditure to be incurred on a particular work, project। सो क्या बोला मैंने, ये एक ऐसी टेक्निक है, इट्स अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग, कंप्यूटिंग द वेरियस क्वांटिटीज एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इनक्योर्ड ऑन अ पर्टिकुलर वर्क या प्रोजेक्ट। क्या क्या कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं, अलग अलग क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब हमारा एस्टिमेशन में आता है। ठीक है, क्यों करते हैं एस्टिमेट, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड एस्टिमेट? तो एक रफ आइडिया लेने के लिए, किसी भी काम में एस्टिमेट क्यों किया जाता है? एक रफ आइडिया लेने के लिए। ठीक है, estimation is carried out to fulfill the following needs। ठीक है, क्या क्या रीजन आ सकते हैं उसके? it gives the idea of cost of the work, it gives the idea of the cost of the work for completion of project, for completion of project। It gives the idea of the cost of the work for the completion of the project। ठीक है, it gives the idea of the cost of the work for the completion of the project। अगला statement, it gives the idea of the cost जगह लिख देंगे टाइम,
टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना टाइम लगेगा एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो भी एक आइडिया देते हैं। ठीक है, और क्या बताते हैं? हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर्स, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर्स, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, ऑन द प्रोजेक्ट, on the project, helps in controlling the expenditures on the projects। ये हेल्प करता है हमें टू इवेलुएट, हेल्प्स टू इवेलुएट whether there is any benefit to execute the project, helps to evaluate whether there is any benefit to execute the project। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ है जो अभी मैंने एक रफ आइडिया दिया आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो आपको भी समझ आनी चाहिए यहाँ से। वी जस्ट स्टार्टेड, ठीक है, अभी मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक डिस्कस नहीं की है। वी आर जस्ट टेकिंग एन ओवरव्यू कि होता क्या एस्टिमेट, क्या क्या पॉइंट्स थे, कि एक आइडिया देना कॉस्ट का, टाइम का, कितना खर्चा होगा, बेनिफिट होगा या नहीं होगा, वो सब एक रफ आइडियाज़ हमारे चलते हैं इसके आसपास। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन, बताइए कितने टाइप के एस्टिमेट्स होते हैं? टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, कितने टाइप के एस्टिमेट्स आप लोगों को पता है? कितने टाइप के एस्टिमेट्स आपको पता है? जल्दी से बताइए, एनी आइडिया, कुछ भी पता है बताइए। अभी तक जो आपने आंसर्स दिए 3-4, उसमें से ईशान ने सही बोला, डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। दो तरह के एस्टिमेट होते हैं, अब ध्यान से सुनिए। मेजर दो तरह के एस्टिमेट्स होते हैं हमारे पास। दो तरह के मेजर एस्टिमेट्स होते हैं हमारे पास। वो दो तरह के मेजर एस्टिमेट्स कौन से हैं मेरे पास? एक मेरे पास यहाँ पर है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। और दूसरा मेरे पास है यहाँ पर डिटेल्ड एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट। एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता है और एक डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। ठीक है, अब ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। इसी अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को, ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये हमारे स्टेट JKSSB के CBT पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को हम रफ एस्टिमेट भी बोलते हैं, इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और इसी को हम प्रीलिमिनरी भी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी बोलते हैं। इसी को हम रफ भी बोलते हैं, इसी को एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इसको प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी बोलते हैं। किसको? अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को। ध्यान से सुनना, कितने टाइप के अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट्स होते हैं? एक आपका होता है प्लिंथ एरिया,
प्लिंथ एरिया मेथड। एक आपका होता है क्यूबिकल रेट मेथड। एक होता है हमारा यूनिट रेट मेथड। ये सब पढ़ने हैं हमने, यूनिट रेट मेथड, ये सब दे ऑल आर द टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स। एक होता है हमारे पास टिपिकल बे मेथड। टिपिकल बे मेथड। सो प्लेन्थ एरिया मेथड है, क्यूबिकल रेट मेथड है, यूनिट रेट मेथड है, टिपिकल बे मेथड है। ठीक है, ये चार नाम हमारे किसके अंडर आते हैं? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को रफ एस्टिमेट भी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी बोलते हैं। डिटेल्ड एस्टिमेट्स को और किस किस नाम से बोला जाता है? इसे रिवाइज्ड एस्टिमेट भी बोला जाता है। ये सब पढ़ेंगे हम, रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, revised, R for revised and S for supplementary estimate, annual repair and maintenance method, annual repair and maintenance method, ये भी एक एस्टिमेट है। ये चीज नोट डाउन, ये नोट हो गया। तो ये जो आपने नाम लिखे थे इन सबको भूल जाओ। इसमें से डिटेल्ड एस्टिमेट अभी होता क्या है, कौन सा एस्टिमेट वो मैंने बताया नहीं है। पहले मैंने सिर्फ आइडिया दिया टाइप ऑफ एस्टिमेट। एक होता है अप्रॉक्सीमेटली बनाना, एक होता है जब डिटेल्ड में बनाना पूरा। अप्रॉक्सीमेट के अंदर प्लिंथ एरिया आ गया, क्यूबिकल आ गया, यूनिट रेट आ गया, टिपिकल बे आ गया। अभी होते क्या है, क्या क्या नाम है, विल डिस्कस दैट। चलिए, एनी आइडिया व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट? ध्यान से बता सकते हो कोई आइडिया आपको, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट? अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, हाँ जी, एनी आइडिया व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट? क्या होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट? ये वो वाले एस्टिमेट्स होते हैं जिनके अंदर हमें डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती, हमें डिटेल करनी ही नहीं है, हमें एक रफ आइडिया से कॉस्ट निकालनी है। जैसे आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला यार मेरे को ये घर बनाना है, कितना एरिया है? आप बोलोगे यार 3000 स्क्वायर फीट है। वो कैलकुलेटर यूज़ कर कहेगा यार तेरा करीब करीब इतना खर्चा आ जाएगा। मतलब आपने ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं बताई कि मैंने क्या मटेरियल लगा रहा हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना। एक रफ आइडिया देना कि कितना खर्चा आ जाएगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। फॉर कैलकुलेटिंग approximate estimate of a work, no detailed knowledge is required. No detailed knowledge is required and
it can be done on the basis of it can be done on the basis of practical knowledge. उसने क्या बोला? फॉर कैलकुलेटिंग द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ वर्क, नो डिटेल्ड नॉलेज, अंडरलाइन दिस वर्ड, नो डिटेल्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज. एक आइडिया, अच्छा कितना खर्चा, ओके इतना, ठीक है, पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया अप्रॉक्सीमेट. अब ध्यान से सुनना जो मैं लाइन बता रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं नीचे डिस्कस कर रहा हूँ. It is done to obtain administrative approval of the project. It is done to obtain the administrative approval of the project. अब ये मार्क करके रखना वर्ड ये कि सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या मतलब हुआ, सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या हुआ, ये मैं समझाऊंगा अभी. और ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट की मदद से हम कौन सा वाला अप्रूवल लेते हैं प्रोजेक्ट का, एडमिनिस्ट्रेटिव. मैं बताता हूँ, अभी समझाऊंगा पूरी कहानी की तरह, ठीक है. अब ध्यान सुनो, सपोज आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एक बीडीओ जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, केएस ऑफिसर्स, एक बीडीओ के पास लोग जाते हैं. अब कि सर हमारे ये दो विलेजेस को बीच में कनेक्ट करने के लिए रोड ही नहीं है, जो एक ब्रिज नहीं है, ब्रिज बना नहीं हुआ है, हमें बड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है. और वो सुनता है उनकी बात, सुनने के बाद कहता है ठीक है मैं ये रोड ब्रिज बना देता हूँ. उसने एक अप्रॉक्सीमेटली पूछा, किससे? टेक्निकल लोगों से, कोई भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्टर्स, किससे कि यार इसको बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा. वो कहेंगे अच्छा स्पैन इतना 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 डिस्टेंस है सर, अप्रॉक्सीमेटली 5, जैसे बोल दिया 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख. उन्होंने अपने फंड्स में देखा कि हाँ मेरे पास इतने फंड्स हैं आए हुए कि मैं ये काम करवा सकता हूँ. उनका गो फॉर इट विदाउट नोइंग एनी डिटेल्स कि कौन सा सरिया लगा रहे हो, कौन सा सीमेंट लगा रहे हो, अच्छा एग्रीगेट, अभी एग्रीगेट्स कहाँ से ले रहे हो, ये अभी नहीं चाहिए उसको. उसने कहा ओके आपने कितना आईडी, सर मेरे साथ 25-30 लाख के बीच लग जाएगा. उन्होंने देखा फंड्स में तो है इतना पैसा, चले मैं अप्रूवल दे देता हूँ, गो फॉर इट, काम करवाइए. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स होते हैं उनको कभी भी डिटेल डाटास की ज़रूरत नहीं होती. हाँ यही चीज़ जब आपके सिविल इंजीनियर्स के डिपार्टमेंट में जाएगी, R&B डिपार्टमेंट्स में जाएगी, जो वहाँ पर AWE एक्सियन होंगे, वो जब देखेंगे दे वॉन्ट ईच एंड एवरी डिटेल. उसमें लिखा जाएगा ये विटामिन यूज़ होगा, ये वाला एग्रीगेट होगा, सरिया ये साइज़ का होगा, आप स्टील जो यूज़ कर रहे हो उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए, इतनी देर में काम कंप्लीट होना चाहिए. दैट इज़ नोन एज टेक्निकल अप्रूवल्स. सो पहले जो फंड्स के लिए बात की गई और उन्होंने येस किया, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल. जल्दी से बताइए क्या ये स्टेटमेंट समझ आया आपको? ये स्टेटमेंट समझ आया? चलिए आगे चलते हैं. ओके, सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लिंथ एरिया मेथड. प्लिंथ एरिया मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड. सबसे पहला अप्रॉक्सीमेट डिस्कस करते हैं प्लिंथ एरिया मेथड. तो बात ही किसकी हो रही है? प्लिंथ की हो रही है. बात ही किसकी हो रही है? प्लिंथ की हो रही है. सो प्लिंथ एरिया मेथड क्या है?
इस मेथड के अंदर क्या टर्म आती है, ध्यान से सुनो। अगर आपको प्लिंथ एरिया पता हो, कितना प्लिंथ एरिया है, ध्यान से सुनो, और उसको मल्टीप्लाई कर दो आप रेट ऑफ द प्लिंथ एरिया से, रेट ऑफ प्लिंथ एरिया से, रेट ऑफ द प्लिंथ, क्या रेट है, रेट ऑफ द प्लिंथ एरिया से, तो वो जो आपको वैल्यू देगा वो किसकी देगा, एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट की, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट की वैल्यू देगा। सो प्लिंथ एरिया मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनो। आपको प्लिंथ एरिया के अंदर एग्जांपल से समझा रहा हूं। सपोज कोई बोलता है कि मेरे इस बिल्डिंग का जो प्लिंथ एरिया था वो था 400 मीटर स्क्वायर, 4000 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मैं रुपीस ले रहा हूं आपसे 10। तो बताओ अप्रॉक्सीमेट कितना खर्चा आएगा। तो मुझे प्लिंथ पता था एरिया, तो मैंने 4000 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो ये आ गया रुपीस 40,000, रुपीस 40,000। मैंने सिंपली क्या किया, प्लिंथ एरिया जो मुझे दिया था उस प्लिंथ एरिया से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पर मीटर स्क्वायर जो मेरी कॉस्टिंग थी, तो मेरा आंसर आ गया। सो एक अगर डायग्राम देखें, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज built up, it is a built up covered area, it's a built up covered area of building, measured at floor level, built up covered area of a building measured at the floor level of any story, किसी भी इस बिल्डिंग के लेवल पे आपको उसका बिल्टअप एरिया लेना है। मतलब बिल्टअप एरिया किसे बोलेंगे, ध्यान से यहां देखना। ये मेरे पास एक बॉक्स बना दिया मैंने, ये मेरे पास है प्लॉट एरिया, ये मेरे पास है प्लॉट एरिया, और उसके अंदर ये आ गया। डायग्राम साथ साथ बनाते चलना। इसे बोलेंगे हम दोनों को मिला के, इसको और इसको, दोनों को, इसे बोलेंगे हम प्लिंथ एरिया। अब कहोगे सर ये क्या शेडेड, ये ब्रिक है, जो उसके ऊपर ब्रिक रख रहे हैं ना अपनी प्लिंथ के ऊपर, वो पूरा कवर कर रहे हैं। मैं देखो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से फोकस कराना चाहता हूँ। ये आउटर से लेके आउटर है, ये आउटर से लेके इधर आउटर तक है। इट्स अ बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी। ठीक है, एनी डाउट इन दिस, जल्दी से बताइए, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। अब यहां पर हमें क्या क्या स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, यहां पर हमें किस किस स्टेटमेंट पे ध्यान देना है वो देखिए। एज पर IS 3861/2002, ठीक है,
एक आईएस कोड है प्लिंथ वाले का। ये क्या कहता है? फॉर प्लिंथ एरिया, following shall be included. Following shall be included. For plinth area, following shall be included. क्या क्या इंक्लूड होता है? और यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पेपर में। 4 ऑप्शंस दिए होंगे आपको और बोला जाएगा बताओ कौन सी चीज़ इंक्लूड हो रही है, कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं हो रही। तो प्लिंथ एरिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले एरिया ऑफ वॉल एट द फ्लोर लेवल, ठीक है। वॉल सारी की सारी इंक्लूड होती हैं एक्सक्लूडिंग, जैसे ये देखो, ये सारी की सारी वॉल जो मैंने शेड किया इंक्लूड होती है, बट क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? मान लीजिए कुछ डेकोरेशन के लिए, डेकोर के लिए आपने ऐसे ऑफसेट्स बनाए हैं बाहर, कुछ ऐसे डिजाइनिंग की है बाहर, वो सब इंक्लूडेड नहीं होता। एक्सक्लूडिंग में क्या लिखेंगे? एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट्स, एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट्स इफ एनी। अगर ऑफसेट्स होंगे तो वो एक्सक्लूड करने, उसके अलावा कुछ नहीं। शाफ्ट्स ऑफ सैनिटरी, समझाता हूं, पहले पॉइंट लिख लो। ये सैनिटरी, वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशंस, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस, फायर फाइटिंग, एयर कंडीशनिंग्स, लिफ्ट्स, ये सब इंक्लूड किया जाता है। अब ये कौन सी जगह होगी? अगर आपने फ्लैट्स देखे होते हैं, जो जैसे गवर्नमेंट फ्लैट्स होते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, आपने देखा एक बीच में 4 साइडेड फ्लैट्स हैं, अलग अलग 4 फ्लैट्स हैं, बीच में कॉमन स्पेस होती है जहाँ से सारे आपके बिजली की पाइपें, गैस पाइप्स, फ्लैट्स में हमेशा दिखेगा आपको कि आपका जो फ्लैट बिल्डिंग होगी ना वो 4 फेसिंग होगी, चारों तरफ एक एक फ्लैट होगा, बीच में कॉमन स्पेस होगा, वहाँ पर आपके देना सैनिटरी की पाइप्स। क्योंकि देखो घर की बात अलग होती है, घर में आप सैनिटरी पाइप्स दीवारों में फिट करके ले आते हो। आप वैसे जैसे जो भी कोई वर्किंग में है अभी, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, अब जैसे हमारा जैसे एम्स का भी काम हो रहा है, अब वहाँ पर जितनी भी पाइपिंग्स होंगी वो कभी इंटरनल नहीं करेंगे उसको, क्योंकि जब मल्टीपल चीज़ें काम होंगी, पाइपिंग कौन सी कह रहे हो, जैसे सैनिटरी पाइप्स होगी, उनको कहीं बैक यार्ड में एक एरिया से आउटर निकाला जाएगा। करंटली का मुझे पता नहीं, बट यूजुअली ऐसे ही करते हैं। हॉस्पिटल्स में देख लो, एक स्पेस से उन्होंने सारा का सारा डक्ट जैसा बनाया होता है, उसमें सारी सैनिटरी पाइप्स, ताकि कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई तो उसी जगह पे जाके रिपेयर करना है। घर की तरह नहीं है कि आपने दीवार को तोड़ा, काटा, उसमें बीच में डाल दी, फिट कर दी, ठीक है। तो सैनिटरी फिटिंग्स होगी, वाटर सप्लाई चीज़ें आ गई, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन आ गई, फायर फिटिंग्स आ गई, एयर कंडीशनिंग आ गए, लिफ्ट्स आ गए, ये सब आपके इंक्लूड किए जाएंगे। घर के अंदर की स्टेयर्स भी इंक्लूड की जाती है, स्टेयरकेस भी इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद इन केस ऑफ ओपन वरांडास, विद पैराफिट। अब ध्यान से सुनना, कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। सेपरेटली एक अलग जगह होती है, बिल्कुल सही, वो जो सेपरेट अलग जगह होती है ना, मल्टी स्टोरी, जैसे आपको पता है बिकॉज यू आर वर्किंग दैट इन दैट प्लेस, तो आपको पता होगा। हॉस्पिटल्स देख लो,
तो वहाँ पर वो कभी भी उनको ना इंटरनल नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये लार्ज स्केल में काम हो रहा है, कभी भी फॉल्ट आ गया तो हम कैसे तोड़ेंगे। तो वो सब एक्सटर्नली एक जगह से सब सिस्टम को लेके जाते हैं। अब मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, इन केस ऑफ ओपन वरांडाज विद पैराफिट। अब जिनके ना, जैसे आपने पुराने घर देखे हों, जैसे अगर जम्मू सिटी के ओल्ड घर होते हैं, या आपने कुछ ऐसे चोल वाले घर देखे होंगे, चोल जिसमें एंटर करके ऊपर छत दिख रहा होता है ओपन, सारे ऐसे अंदर की तरफ आपकी बैल्कनीज होती है सबके रूम, तो नीचे भी ओपन होता है ऊपर भी ओपन होता है, बारिश नीचे तक आती है। वैसा अगर ओपन पैराफिट्स हों, मतलब ओपन वरांडाज हों आपके, तो सिर्फ 50% एरिया लेते हैं, और अगर ऊपर से क्लोज्ड हो तो 100% लेते हैं। ये भी लिखेंगे इसके अंदर पहला पॉइंट, 100% एरिया फॉर द पोर्शन protected by projections above। दूसरा, 50% एरिया ऑफ द पोर्शन जो अनप्रोटेक्टेड होगा, अनप्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शन अबव। ठीक है, तो 100% एरिया के लिए लेंगे जब आपका प्रोटेक्टेड होगा, अनप्रोटेक्टेड के लिए हम क्या लेंगे, 50%। छत ऊपर से कवर्ड है तो 100% एरिया लेना पड़ेगा, नहीं कवर्ड है तो 50%। ठीक है, अगला स्टेटमेंट लिखते हैं इसके आगे। अब जो आजकल देखते हो आप कंटेम्प्रेरी घर बन रहे हैं, अगर आपने से घर के कमरे के बाहर एक बैल्कनी बनाई है और बैल्कनी ऊपर से ओपन है, कवर्ड नहीं है, तो 50% लेंगे। और ऊपर से भी कवर्ड है तो ऊपर का छत भी कंसीडर किया जिस पे आप खड़े हो बैल्कनी में, वो भी छत लिया जाता है, तो फिर 100%। तो आ गया अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर, आई थिंक पॉइंट कौन सा चल रहा था, पॉइंट नंबर 5। 100% of the area of balcony protected by projection above। और 50% ऑफ द एरिया ऑफ द बैल्कनी अगर अनप्रोटेक्टेड होता तो अनप्रोटेक्टेड बाय द प्रोजेक्शन अबव। एक वर्ड आता है एल्कोव। एल्कोव, एल्कोव्स क्या होते हैं, जैसे आपने अगर कभी भी राजस्थान साइड गए हो, इफ यू एवर विजिटेड एनी प्लेस लाइक जो हेरिटेजेस होती हैं, तो फोर्ट्स देखी हैं, तो ना दीवारों के अंदर ना उन्होंने ऐसे पूरा छिल के उसको ऐसे डोम जैसा बनाया होता है, उनको एल्कोव्स बोलते हैं। डिजाइनिंग की होती है, नक्काशी की होती है वहाँ पर, एल्कोव्स बोलते हैं उन्हें। तो एल्कोव के केस में कहता है अगर 25% कंसीडर करेंगे एल्कोव को, अगर हाइट उसकी 1 मीटर होगी। 50% एल्कोव का एरिया कवर करेंगे अगर हाइट उसकी 1 से 2 मीटर के बीच में होगी। एंड 100% एरिया कवर करेंगे उसका अगर हाइट उसकी ग्रेटर देन 2 मीटर होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। वैसा पॉइंट नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो आपको समझ ना आया हो। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा चीज़ें कवर करते हैं। आप बोलोगे सर दीवारें पूरी कवर करते हैं बट कुछ डिजाइनिंग की है, बाहर ऑफसेट्स दिए, वो नहीं करेंगे। सर जितनी भी सैनिटरी वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन हैं, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन हैं, फायर फिटिंग्स हैं, ये सब हम कवर करते हैं। स्टेयर केस इंटरनल जो घर के अंदर से पौड़ियाँ जाती हैं वो कवर करेंगे। वरांडा अगर ऊपर से कवर्ड है तो उसका पूरा एरिया लिया जाएगा, अनकवर्ड है तो 50 लिया जाएगा। बालकनी अगर ऊपर से कवर्ड है तो 100, नहीं है तो 50। ठीक है, एक्सक्लूडेड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम नहीं लेते। इधर लिखते हैं एक्सक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। एक्सक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया, क्या क्या चीज़ें हम एक्सक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया में, जैसे कि एरिया ऑफ लॉफ्ट,
लॉफ्ट्स जो होती हैं उनके एरियाज को हम नहीं लेते इसमें, ठीक है। आपके आपने देखा है घरों में एक तो अंदर से स्टेयर्स जाती है, कुछ बाहर से आपने एक स्टेयर्स बनाई होती है, स्पायरल जैसी होती है, स्पायरल स्टेयर्स होती हैं, या आप बोलो कि सर्विस स्टेयर्स बनाई हैं, या टेनेंट स्टेयर्स बनाई हैं, तो कुछ ऐसी स्टेयर्स भी होती हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पर सर्विस स्टेयर केस, वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। सर्विस बोलो या ओपन स्पायरल बोलो। ठीक है। एरिया ऑफ मोंटी जिसको बोलते हैं, जो छत पे जगह होती है, जो छत जाने के लिए मोंटी, वो भी इसमें कवर नहीं होते। आपने कोई सेपरेट अगर मशीन रूम बनाया है, मशीन रूम बनाया है जिसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेटअप किया हुआ है, जैसे जनरेटर्स बोलो या आप स्टेबलाइजर्स बोलो, वो भी कवर नहीं किया जाता इसमें। आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग्स है, आर्किटेक्चरल को डिजाइन्स हैं, वो इसमें कवर नहीं किया जाता। कॉर्निस इसमें कवर नहीं किया जाता। कॉर्निस क्या होता है? ये नक्काशी, सीमेंटेड डिजाइन्स बनाना, वो भी इसमें कवर नहीं किया जाता, वो उसके अलग से पैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बोलोगे इसमें एक्सक्लूड की जाती हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? कुछ रिपीट करना है इसमें, बताइए। एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड? एनी स्टेटमेंट, एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड? कुछ रिपीट करना है? ओके, नेक्स्ट, एरिया ऑफ लॉफ्ट्स। आपने देखा नहीं, ऐसे घरों में अगर आप लॉफ्ट बनाते हो, कमरे के ऊपर स्टोरेज के लिए जगह बना दी जाती है, लॉफ्ट्स उनको बोलते हैं। स्टोर के अंदर आपने ऐसे शेल्फें बनाई, दैट आर लॉफ्ट, उनको लॉफ्ट्स बोलते हैं। अब एक टर्म मेरे सामने नेक्स्ट आ रही है, उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। चलिए बताइए, ये वर्ड आपने सुना होगा, व्हाट इज कारपेट एरिया? व्हाट इज कारपेट एरिया? व्हाट इज कारपेट एरिया? जिस पर हम वॉक कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग वॉल्स। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, बोला सही है बट थोड़ी सी गलतियां हैं जो करेक्ट करनी पड़ेंगी। चलिए कोई बात नहीं। फिर में फ्लोर एरिया क्या है? अगर आप ये कारपेट बोल रहे हो तो व्हाट इज फ्लोर एरिया ईशान? फिर फ्लोर एरिया क्या होगा? अगर ये आपने बोला कि जिस पर हम वॉक कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग वॉल्स, दैट इज कारपेट एरिया, देन व्हाट इज फ्लोर एरिया? जल्दी से बताइए। एरिया दैट इज यूज फॉर एक्टिविटीज। अगर ये कारपेट एरिया की डेफिनेशन है तो फ्लोर एरिया क्या हुआ? चलिए, लेट्स फिगर आउट, लेट्स सी। पहले तो ये डायग्राम बनाते हैं।
ध्यान से देखो, ये आ गया प्लॉट एरिया, ये आ गया प्लिंथ एरिया, ये आ गया प्लिंथ एरिया। अब इसमें से कारपेट एरिया कौन सा है, ध्यान से देखना। ये जो मैं अंदर अंदर से बना रहा हूं ना, दिस इज कारपेट एरिया। दिस इज कारपेट एरिया। अब ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन देखते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, द कवर्ड एरिया, द कवर्ड एरिया of the usable spaces of room, the covered area of the usable spaces of room at any floor is termed as carpet area, is termed as carpet area. The covered area of the usable spaces of the room at any floor is termed as carpet area. कौन सा एरिया, यूजेबल स्पेस। आगे देखो, अभी खत्म नहीं हुआ पॉइंट। इट इज मेजर्ड between walls to walls within the building, it is measured between walls to walls within the buildings. अब लास्ट लाइन देखो, it is the sum of actual areas which can be carpet. It is sum of the actual areas which can be carpet. ये एक्चुअल एरिया का सम है जिसको हम कारपेट कर सकते हैं। इट इज सम ऑफ द एक्चुअल एरियाज विच कैन बी व्हाट, कारपेट। समझ आए पॉइंट, एक्चुअल जिसमें आप कारपेट लगा सकते। अब आपको ये आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि सर हम कारपेट कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, किस किस जगह कारपेट डाल सकते हैं, उस जगहों का सम करना है। अब ध्यान से सुनना, यही लाइन से आपको क्वेश्चन समझ आएगा। फॉलोइंग not included in carpet area, not included in carpet area। क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होगा इस कारपेट एरिया के अंदर, जैसे वॉल एरिया तो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, वरांडा इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है, आपका कोई पैसेज है जहाँ आप चलते वो इंक्लूडेड नहीं होगा, कोई आपके पास पोर्च है जहाँ गाड़ियाँ लगाते हो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, स्टेयर केस इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, लिफ्ट का एरिया इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, लिफ्ट शाफ्ट्स जिसको बोलते हैं जिसमें लिफ्ट बनती हैं, उसके बाद बाथरूम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, आपका बेदिंग एरियाज इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, कोई आपने किचन की बात करें या पेंट्रीज की बात करें वो इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है, स्टोर कोई बनाया है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, एसी वाले जहाँ डक्ट्स होते हैं, जो इंटरनल एसी फिटिंग्स होती हैं वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इन शॉर्ट में सिंपल से ट्रिक बताता हूँ जो आपको याद रखना है, वो जगहें जहाँ पर आप एक्चुअली में सो सकते हो वो जगहों पर आपने कारपेट मिलेगा। बेडरूम्स, अब वो लोग सर मैं तो कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं होती है। सो कारपेट एरिया के ध्यान रखना, वर्ड कारपेट एरिया वो हो गया जहाँ पर एक्चुअल में आपका जैसे बेडरूम्स हो गए उनको आप कवर कर सकते हो, किचन्स को नहीं ले सकते, बाथरूम्स को नहीं ले सकते आप। फिर ये चीज़ वो जो सैनिटरी एसी डक्ट्स आ गया, सैनिटरी के लिए आप लिखते शाफ्ट फॉर सैनिटरी शाफ्ट्स, ठीक है, इस तरह से।
ठीक है, इस पेज में कोई डाउट? वॉल्स किस में इंक्लूड होंगी? कारपेट एरिया के अंदर। सर वॉल्स भी इंक्लूड होंगी किस में? कारपेट एरिया में तो वॉल्स नहीं लेंगे हम। वॉल का जो एरिया होगा वो कारपेट में हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। plinth area is 10 to 20% more than carpet area। जो प्लिंथ एरिया होता है वो 10 से 20% ज़्यादा होता है कारपेट एरिया से। सो प्लिंथ एरिया इज 10 to 20% मोर देन दी व्हाट? कारपेट एरिया। सो कारपेट एरिया अगर आपसे कोई पूछे कैसे निकालोगे, कारपेट एरिया कैसे निकाला जाएगा? आपने बोला सर मैंने प्लिंथ एरिया में से माइनस करना है जितनी भी एक्स आइटम्स थी जो पीछे लिखी, प्लस वॉल एरिया, इसे नोट कीजिए। सारी वो एक्स आइटम जो मैंने पीछे लिखवाई उनमें उसको भी माइनस कर दो और वॉल एरिया को भी माइनस कर दो। ठीक है, नोट ही चल रहा है ये। अगला पॉइंट नोट का, टाइप ऑफ बिल्डिंग, और सामने लिख दें कारपेट एरिया। ऑफिस है, ऑफिस के केस में 60 से 75% होता है हमारा प्लॉट एरिया मतलब ये लेंथ एरिया। और रेजिडेंशियल की बात करें वो 50 से 65% होता है हमारा इसका प्लॉट एरिया। टाइप ऑफ बिल्डिंग और सामने कारपेट एरिया। ऑफिस में ज़्यादा कारपेट एरिया होता है और रेजिडेंशियल में कम कारपेट एरिया, क्योंकि ऑफिस में स्पेस ज़्यादा हमें चाहिए होता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपने प्लिंथ पढ़ा, आपने कारपेट पढ़ा, अब तीसरा टर्म आया फ्लोर एरिया, जो मैंने पहले पूछा था आपसे। फ्लोर एरिया, व्हाट इज फ्लोर एरिया? सिंपली अगर आप अपने, इट इज दी प्लिंथ एरिया एक्सक्लूडिंग, अगर प्लिंथ एरिया में से सिर्फ और सिर्फ आप एरिया ऑफ वॉल निकालो, एरिया ऑफ वॉल माइनस करो, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोर एरिया। सो फ्लोर एरिया क्या हुआ? हम प्लिंथ एरिया में से माइनस करेंगे क्या? वॉल एरिया। इज दैट क्लियर? अब समझ आया ये पॉइंट? बाकी सबको भी क्लियर है ये चीज? फ्लोर एरिया और कारपेट में बहुत फर्क है। अगर आप प्लिंथ एरिया में सिर्फ वॉल एरिया माइनस करोगे तो आपको फ्लोर मिलेगा,
लेकिन प्लेन्थ एरिया में से अगर वॉल के साथ साथ एक्स चीजें भी माइनस करोगे तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा? आपको कौन सा एरिया मिलेगा? कारपेट एरिया। ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है यहां पर सेटबैक एरिया। सेट बैक एरिया। सेट बैक एरिया। Any idea what is setback area? What is setback area? किसी कोई आइडिया? सेटबैक एरिया किसे कहते हैं? एनी आइडिया व्हाट इज सेटबैक एरिया? हाँ जी, कुछ पता है? चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है सेटबैक एरिया। सपोज ये मेरा ये प्लॉट है और मैंने अपना घर कुछ ऐसा बनाया इस शेप का, तो मैंने कुछ स्पेस अपने घर के चारों तरफ छोड़ी है, या ये मेरा यहाँ पर मानो गेट था, गेट के आगे मैंने इतनी जगह अपनी खुद छोड़ी है, प्लांटेशन की है, जैसे आपको सैनिक कॉलोनी साइड दिखता है, राइट। तो सेटबैक क्या बोलते हैं कि आपको कुछ स्पेस छोड़ना कंपल्शन में। अब अगर ऑब्वियसली अगर आपके साथ वाले रेजिडेंट ने नहीं छोड़ी होगी तो आप भी नहीं छोड़ सकते, बट उसने अगर छोड़ी है तो आपको मस्ट होता है वो। तो व्हाट इज सर्कुलेशन? इट इज सॉरी व्हाट इज सेटबैक? इट इज द मिनिमम ओपन स्पेस required around any building full stop. It is a minimum open space required around any building. This distance is provided to keep the construction away from roads, water bodies, and other buildings. ठीक है। चलिए अगला टर्म डिस्कस करते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया किसे कहते हैं वो ध्यान से सुनना। सर्कुलेशन एरिया किसे कहते हैं उसे ध्यान से सुनना। स्कूल्स में आपके कॉरिडोर्स होते थे जिसमें आप चल सकते हो, घूम सकते हो। घरों में क्या है सर्कुलेशन एरिया? आपके स्टेयर्स, एक फ्लोर से ऊपर आने के लिए सर्कुलेशन के लिए कॉरिडोर्स हो गए, लॉबीज हो गए आपके, या ये सब चीजें आपके सर्कुलेशन में आ जाती हैं। तो लिखते हैं इसमें एरिया दैट इज हेल्पफुल इन दी helpful in the movement of people through the building around the building, through the building, around the building, ठीक है, और between the building, ठीक है, उसे सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में लॉबीज, कॉरिडोर्स,
स्टेयर्स, लिफ्ट, लैंडिंग्स। ठीक है। अब दो तरह की हमारी सर्कुलेशन होती हैं। एक है जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, नाम से समझ आया होगा। वर्टिकल का मतलब ऊपर नीचे ट्रेवल करने की, जैसे लिफ्ट्स की बात होगी। इसमें एग्जांपल्स में क्या आएगा? स्टेयरकेस, स्टेयरकेस, लिफ्ट, जो 3% होते हैं आपके प्लेंथ एरिया के, 3% होते हैं आपके प्लेंथ एरिया के। दूसरा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, उसमें आ जाएंगे कॉरिडोर्स, आपके बैल्कनीज आ जाती हैं, बैल्कनीज भी कनेक्ट करती हैं, वरांडाज आ जाते हैं, आपके वरांडाज आ जाते हैं। कितना है ये है 7% ऑफ द प्लिंथ एरिया, 7% ऑफ द प्लिंथ एरिया, 7% ऑफ द प्लिंथ एरिया। क्लियर है यहां तक? Any doubt in this? Any doubt in this? जल्दी बताइए, इसमें कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। मूविंग टूवर्ड्स दी लास्ट टॉपिक, जैसे एक टर्म आपके पास आएगी, इस बार भी ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछा था, उसे बोलते हैं हम फ्लोर एरिया रेशो, फ्लोर एरिया रेशो। ठीक है, FAR, FAR किसका रेशियो है? इट्स अ रेशियो, ध्यान सुनना, इट्स अ रेशियो ऑफ टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। इट्स अ रेशियो ऑफ टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। टोटल फ्लोर एरिया को किससे डिवाइड करना है? प्लॉट एरिया से। सो अब मैं आपसे पूछूं, क्या FAR की वैल्यू कभी इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, क्या ये हो सकती है? क्या ये वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है? देखो ये टोटल फ्लोर एरिया की बात कर रहे हो। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है? टोटल फ्लोर एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। बताइए जल्दी से, ध्यान से सुनो। यहां ये जब टोटल फ्लोर एरिया की बात कर रहा है तो मतलब आपको यहां पर ये समझ के चलना है, इट कैन, अगर मल्टीपल फ्लोर्स हुए तो आंसर अलग हो जाएगा, सिंगल फ्लोर हो तो आंसर अलग हो जाएगा। कैसे? यहां देखो, यहां देखो, एक क्वेश्चन देखो। अगर फ्लोर एरिया मैंने आपको दिया 1000 मीटर स्क्वायर, प्लॉट एरिया मैंने आपको दिया 2000 मीटर स्क्वायर, तो मुझे FAR बताओ कितना है? FAR बताओ कितना है? 1000 डिवाइड बाय 2000। प्लॉट एरिया तो बड़ा ही, लोगों को लगेगा प्लॉट एरिया बड़ा ही होता है, भैया फ्लोर तो कम होगा उससे, तो आंसर क्या आ गया? 0.5।
लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता कि मेरे पास 4 स्टोरीज हैं, 4 स्टोरी हैं, ईच हैविंग फ्लोर एरिया कितना 1000 मीटर स्क्वायर। अब मेरे से क्या पूछे एफ ए आर कितना है, तो एफ ए आर होगा 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना नीचे 2000, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 2। समझ आया, इट कैन बी एनी वैल्यू। तो ये वर्ड का काफी सिग्निफिकेंस है, किसका, टोटल का। जल्दी से बताइए ये पॉइंट समझ आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से, ईशान आपको क्लियर है ये, प्रिया क्लियर है ये पॉइंट, रोहन क्लियर है ये पॉइंट, जल्दी बताइए। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, तो यहां पर मेरा ना जो प्लिंथ एरियाज थे और उनके टर्म्स थी वो सारी कवर हुई। तो एफ ए आर फ्लोर एरिया रेशियो टोटल फ्लोर एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। टॉपिक छोटा सा बचा है, एक टर्म सेकंड डिस्कस करते हैं, उसे बोलते हैं क्यूबिकल। दूसरा मेथड था क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्यूबिकल कंटेंट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। यहां से भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, और क्या क्वेश्चन बना है, इट इज मोर suitable, it is more suitable to be applied for, यही आपका ऑब्जेक्टिव होगा। कहेंगे ये वर्ड आएगा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में इट इज मोर सुटेबल टू बी अप्लाइड फॉर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। ठीक है, कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होगी, जैसे फ्लैट्स बन रहे हैं, वहां पर आप प्लिंथ एरिया मेथड नहीं यूज कर सकते। सो इट इज मोर सुटेबल टू बी अप्लाइड फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स के अंदर ये मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट? अप्रोक्स कॉस्ट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे क्यूबिकल रेट से, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? क्यूबिकल रेट से। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखो, पहले क्या किया था प्लिंथ वाले में, एरिया को मल्टीप्लाई किया था उसके रेट से। अब इसमें क्योंकि अब ये क्यूब है, क्यूब में एल बी एच तीनों टर्म्स आएंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा। आई होप इट अंडरस्टूड। तो ये जो नोट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, दिस मेथड is most accurate in approximate estimation method। कहता है कि ये जो मेथड है ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन के अंदर। समझो, पढ़ रहे हैं ना अभी अप्रोक्सीमेट वाला, उसका क्वेश्चन अगर आएगा कि अप्रोक्सीमेट वन ऑफ द बेस्ट या उसका मोस्ट एक्यूरेट कौन सा, आंसर हो क्यूबिकल कंटेंट मेथड। दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम, दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम।
द मोस्ट एक्यूरेट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड मेथड इज, आपका आंसर होगा क्यूबिकल कंटेंट मेथड। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो गाइस यहीं तक रखते हैं आज क्लास। अब जो बचा यूनिट रेट वो 1 लाइनर्स है, उसको कंप्लीट करेंगे कल के लेक्चर में। या एक काम करते हैं, लेट मी कंप्लीट दैट आल्सो, एक एक लाइन लिख के अप्रोक्सीमेट खत्म कर देते हैं। विल स्टार्ट विद डिटेल्स इन द टुमारो लेक्चर, ठीक है? वेट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट दैट आल्सो, क्योंकि एक एक लाइन है, क्यों छोड़ना? विल स्टार्ट विद डिटेल ओनली। तीसरा मेथड आता है यूनिट रेट मेथड, लिख लीजिए। इट विल टेक ओनली 5-10 मिनट्स मैक्स। यूनिट रेट मेथड, यूनिट रेट मेथड, मुझे लगा था टाइम हो गया बट वी हैव टाइम, 5-10 मिनट खत्म करके। अब ये नाम से समझ आ रहा है यूनिट रेट, हर चीज का यहाँ पर ना रेट कैसे होगा, यूनिट मतलब चीजों के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप एक कॉन्ट्रैक्टर, आप कहते हो यार आपको आता है कि स्टेडियम बना दो, आप लोग स्टेडियम मैं लूंगा पर सीट 1 लाख रुपए सपोज, तो क्या 1000 की कैपेसिटी का स्टेडियम बनाना है, मैं पर सीट आपसे 50,000 लूंगा। तो सीट्स के हिसाब से, और हमेशा जब भी स्टेडियम की बात की जाती है अनाउंसमेंट में, कि हमेशा यही बोला जाता है कि इतनी सीटिंग कैपेसिटी का स्टेडियम बना है, यहाँ पर इतने लाख लोग बैठ सकते हैं, इतने 1000 लोग बैठ सकते हैं। हॉस्पिटल्स, कभी भी हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन होती है, उसका काम लगा होता है ना, तो 100 बेड हॉस्पिटल, 200 बेड हॉस्पिटल, तो पर बेड के हिसाब से रेट फिक्स किया जाता है। एक बेड का इतना रेट, मतलब उसमें सब फैसिलिटीज होनी चाहिए। स्कूल्स, क्लासरूम्स के पर क्लासरूम बन सकता है, पर बच्चा बन सकता है, पर डेस्क हो सकता है, इस तरह से। सिनेमा हॉल्स, पर सीट्स, नंबर ऑफ सीट सारा रेडी करके दे देंगे आपको, A to Z, पर सीट हम इतना चार्ज लेंगे। वाटर टैंक लीटर के हिसाब से बन सकता है, ब्रिज स्पैन के हिसाब से बन सकता है, ठीक है? तो यूनिट रेट्स क्या हो गया? इन दिस मेथड, लिख लेते हैं इसे, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड estimate is made, estimate is made by considering the unit rate of different items, यूनिट रेट ऑफ डिफरेंट आइटम्स। जैसे कि, और इनका कॉस्ट कैसे निकलेगा, इनका कॉस्ट अप्रोक्सीमेट वाला कैसे निकलेगा? इधर अगर नंबर ऑफ यूनिट्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? यूनिट पर यूनिट रेट से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? टाइप ऑफ बिल्डिंग, और उसके सामने यूनिट्स। जैसे कि एग्जांपल में लिख देते हैं स्कूल, वहां पर आ गए क्लासरूम्स। हॉस्पिटल, उसके सामने आ गए बेड्स। सिनेमा या स्टेडियम, उसके सामने आ जाएगा नंबर ऑफ सीट्स। वाटर टैंक उसके सामने आ जाएगा लीटर्स, इस तरह से, ठीक है? चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का टॉपिक टिपिकल बे मेथड। कुछ नहीं आएगा यहाँ से टिपिकल बे से, बट पढ़ लेते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के एस्टिमेट्स होते हैं जो सिर्फ ब्रिजेस के लिए किए जाते हैं। जैसे आपको कोई तवी ब्रिज एक नया बनाना है, 4 तो है ऑलरेडी, 5वां बनाना है, तो कहते हैं कितना खर्चा आएगा? तो जो इन्हीं ब्रिजेस के प्रोजेक्ट बनाते हैं उनको पता है कि यार इस ब्रिज में अगर 10 स्पैन बनने, स्पैन मतलब पार्टीशंस, जितना एक स्लैब जितना एरिया, तो एक स्लैब को या एक स्पैन को बनाने में हमारा 10 लाख लगता है। तो 10 स्पैन है तो आपका 10 लाख लग जाएगा, सॉरी 1 करोड़ लग जाएगा, इस तरह से। तो ये टिपिकल बे मेथड जो है ना, ये आपको पर बे के हिसाब से कॉस्ट देते हैं। estimate is made by considering the cost of span। जैसे कि
अप्रॉक्स कॉस्ट नंबर ऑफ बेस इनटू बे रेट, नंबर ऑफ बेस इनटू बे रेट, और बे रेट क्या हो गया, एक स्पैन का रेट। ठीक है, ये चीज। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को। कुछ डिस्कस करना है यहाँ पर, कुछ पूछना है? कल हम डिस्कस करेंगे लमसम्स क्या होते हैं, कंटिजेंसीज क्या होती हैं, वो सब डिस्कस करेंगे एंड डिटेल एस्टिमेट डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। एनी डाउट टू एनीवन? कुछ पूछना है यहाँ पर किसी को? कोई पॉइंट रिपीट करना है? एनी स्टेटमेंट टू बी रिपीटेड? जल्दी से। क्लियर टू ऑल, टू एवरीवन? ठीक है, चलिए। सो आज क्लास को यही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाकी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे।